महान इंसान वो नहीं जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को महान बनाता है, बल्कि महान वो है जो हज़ारों लाखों लोगों को एक बेहतर दिशा देता है, उनके लिए प्रेरणा बनता है। आज ऐसी एक महान हस्ती हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके कार्य, उनकी बातें, उनकी यादें सदैव हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की, जिनका कल देहांत हो गया है। आज इस वीडियो में, इस लेक्चर के माध्यम से हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे। मुझे पता है आप में से बहुत लोग उनके जीवन में कोई रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन आपको भी मैं बता दूं कि ये आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए भी जानना ज़रूरी है। और इस बात का मैं दावा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को या उनसे जुड़ी बातों को या उनके बारे में जानते हैं तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। बड़े से बड़ा मुकाम आप हासिल कर लोगे, आप डरोगे नहीं। जो आपका ये डर है, जो बाधा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, वो कहीं ना कहीं आप उस पर जीत हासिल करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल जो है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को देहांत हो गया है। उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे जो हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो क्या होता है, एक चीज़ समझो आप, कोई भी, जैसे कि मैं आप सब एक आम आदमी होते हैं, ठीक है। हम सब हमेशा कहते हैं कि वी बोर्न इन मिडिल क्लास या पुअर फैमिली एंड डाई इन पुअर फैमिली। बट यदि आप कंपटीशन के फील्ड में हो तो आपको पता होगा कि भारत में कितने राष्ट्रपति बने। मैं आपको 4 ऐसे राष्ट्रपति के बारे में बता सकता हूँ जिनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी, जो कि रियल में एक मोटिवेशन है आज के यूथ के लिए भी और सभी के लिए, चाहे वो यूथ हो चाहे कोई जनरेशन हो, क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ से आप अनुमान ही लगा सकते हैं कि वो भारत के फर्स्ट नागरिक बन सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से आज पहले बात करेंगे प्रणब मुखर्जी के बारे में। क्यों? ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इनका विरोधी भी सम्मान से ही सम्मानित किया करते थे। तो आप भी एक वैसे बनो कि आपका जो विरोधी भी है वो भी कभी देखे आपको या कहीं बात करे तो आपकी बुराई के साथ आपकी अच्छाई भी जरूर बताए कि दूसरे को कि हाँ एक कोई ऐसा व्यक्ति था। देखो क्या प्रणब मुखर्जी कौन थे, क्या थे, क्या किया, ये लाइनें हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा सिर्फ ये मतलब कहने का नहीं है आपको कि सिर्फ आप पढ़ो और कंपटीशन जाके 2 नंबर अपने ले आओ। देखो कि अभी मैंने इनका आइकॉन यूज़ किया है अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम के ऊपर कि RP दिया शो के बाद। तो देखो कि जिसको मैं शो कर रहा हूँ एज ए आइकॉन ऑन अवर व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल साइट, क्या मैं इनसे कुछ सीख सकता हूँ? तो इसके साथ ही अपनी जो क्लास शुरू करते हैं। देखिए प्रणब मुखर्जी, आपको पता है कि एक बहुत प्रखर व्यक्ति थे और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति बने 2012 से 2017 के तक, ठीक है। तो इनकी एक जीवन की देखते हैं यात्रा कि इन्होंने कहाँ से शुरुआत किया और कहाँ पहुँचे ये तो पता है आपको। यात्रा कहाँ शुरू करी वहाँ से देखते हैं। तो इनका जन्म जो है एक बंगाली फैमिली में हुआ, मेराती विलेज जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है बंगाल के अंदर। इनकी माता जी का नाम था राजलक्ष्मी मुखर्जी और इनके पिताजी का नाम था किंकर मुखर्जी मुखोपाध्याय। देखिए एक ये छोटे से गांव में हुए, जन्म लिया और एक भारत के प्रथम जो नागरिक होता है उसका इन्होंने गौरव हासिल किया। तो ये कोई एक गरीब फैमिली से आया हुआ बच्चा एक इतनी हाइट जाता है तो हमारे लिए भी मोटिवेशन है कि क्यों ना इनसे सीखा जाए कि नहीं, डिफ़िकल्टी होती है लेकिन डिफ़िकल्टी तभी आती है जब तक उसका कोई समाधान ना हो। तो देखिए इनकी मैं बताता हूँ जीवन के बारे में कि इन्होंने लाइफ कैसे शुरुआत किया। हम भी कहते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, वी आर बिलोंग मिडिल क्लास फैमिली। हम कहते हैं कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, फ़ोन नहीं है, जबकि सब कुछ है, लेकिन तब भी हम लाइफ में कंप्लीटली सक्सेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी लगन नहीं होती, हमें एक महत्वाकांक्षा होती है कि हमें ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ कैसी पाई जाए वो हमने कभी देखी नहीं। तो मैं इनके बारे में बताता हूँ, प्रणब मुखर्जी के बारे में। इन्होंने लाइफ में किया, इन्होंने ग्रेजुएशन किया, कलकत्ता से ही पढ़ाई किया, जिस तरह से हमने पढ़ाई किया, और इन्होंने LLB किया कलकत्ता विश्वविद्यालय से,
ठीक है। इन्होंने अपनी लाइफ शुरुआत कहाँ से शुरू की ये लगाई। आपको पता होगा कि ये एक पॉलिटिशियन थे नहीं, इन्होंने भी एक, जैसे हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इन्होंने भी जो पहली लाइफ में जो सैलरी कमाई थी, वो सैलरी जो इन्होंने कमाई थी कि एज ए क्लर्क, वो अपर डिवीजन क्लर्क। इस बारे में सुन के आपको बहुत आश्चर्य होगा कि एक प्रथम नागरिक ने भी हमारी तरह एक सिंपल कंपटीशन दिया और एक क्लर्क की पोस्ट को प्राप्त की। लेकिन इनमें कुछ करने की इच्छा थी, इन्होंने क्लर्क का एग्जाम दिया और ज्वाइनिंग भी किया। इसके बाद ये लेक्चरर बने। एक लेक्चरर मतलब एक क्लर्क से कहाँ है, अध्यापन के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहाँ से भी कहाँ गए, इन्होंने देश की आवाज़ के लिए जर्नलिज्म किए, इन्होंने जर्नलिज्म का भी कोर्स किया और देश की भी आवाज़ बने। और जो जिसके लिए काम करते थे पत्रिका का नाम, उसका नाम था मदर ऑफ बंगाल। ठीक है, देखिए कि एक आदमी किस तरह से लाइफ के अंदर प्रोसीड करता है, डिफिकल्टी को फेस करते हुए, लेकिन वो हार नहीं मानता। एक मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास फैमिली से। तो आप ये भूल जाइए आज के बाद कि आप एक मिडिल क्लास से आते हैं या अपर मिडिल क्लास से। आप में क्या क्षमता है उसको दिखाइए। आपके माता पिता ने जितना किया उन्होंने कर दिया वो आपके लिए। ये ड्यूटी होती है आपकी कि आप कुछ लाइफ में करके जाएं। ठीक है, तो देखिए इन चीज़ों को समझिए। तो देखिए मैंने बताया इनका लाइफ का स्वयं कहाँ से शुरुआत किया। इन्होंने एज ए क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, फिर कहाँ गए, एक लेक्चरर बने, फिर एक जर्नलिज्म में आए। उसके बाद इनकी एंट्री होती है भारत की राजनीति में, जहाँ से इनको पूरे विश्व ने पहचानना शुरू किया। एक 1969 में इन्हें इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया और राज्यसभा से चुन के आए। और पहली बार इन्होंने भारत का जो जिसे बोलते पवित्र मंदिर के अंदर कदम रखा और वहाँ से इन्होंने भारत की राजनीति में अपना कदम रखा और परचम लहराने की शुरुआत किया। तो आपने समझा। तो हर एक लाइफ में जब आप किसी फील्ड में इंटर करते हैं तो बहुत उतार चढ़ाव आता है और कई बार आपको एक अलग डिसीजन लेना पड़ता है। इनके लाइफ में भी एक उतार चढ़ाव आया, कुछ कारण से कुछ मतभेद हुआ होगा पार्टी के साथ और इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। तो ये नाम याद रखना, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। आपसे कंपटीशन में पूछ सकते हैं कि ये पार्टी किसने बनाई थी। तो ये पार्टी हमारे लेट प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने ही बनाई थी। तो ये देखिए किस तरह से एक आदमी ने लेकिन बात होता है कि देखो घर में आदमी रूठता भी है तो उसको मनाया जाता है। बाद में दोबारा इन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस के अंदर अमलगेशन कराया। ये क्या रीज़न था, वो उनकी बुक आप पढ़ना। एक बुक का नाम है, नाम बताता हूँ, उनकी बुक का नाम जो है चैलेंज बिफोर नेशन। उनमें इन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया है कि आखिर किस कारण से उन्होंने पार्टी बनाई थी, फिर किस कारण से पार्टी में इन्होंने मर्जिंग किया। तो ये बुक है, आप जरूर पढ़ना। आगे बारे में मैं आगे आपको इनकी बुकों का लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन सी बुकें इन्होंने लिखी। देखो एक क्लर्क की पोस्ट से आदमी ने तैयारी, क्लर्क से ज्वाइनिंग किया, वो चाहते तो क्लर्क तक ही रह जाते थे, लेकिन लाइफ में उनको कुछ करना था, सक्सीड इन लाइफ। कहते हैं ना कि इफ यू वांट समथिंग यू मस्ट डू समथिंग। तो ये लाइन है कि आज कुछ चाहिए अभी आपको तो कुछ करना पड़ेगा अलग हटके। तो ये देखिए एक क्लर्क प्रोफेसर बनता है, फिर जर्नलिस्ट बनता है, फिर एक राष्ट्रपति बनता है, फिर एक अच्छा लेखक भी बनता है लाइफ के लिए। देखिए इनके बारे में हम और आप क्यों ना जाने, क्यों हम एक स्टूडेंट हैं या चाहे आप विद्यार्थी ना भी हो, एक आम नागरिक के नाते कि यस जो हमारा देश का प्रेसिडेंट है, प्रथम नागरिक है, उसके बारे में जानने का अधिकार क्यों नहीं है हमें, यदि वो उसने कुछ अच्छे दूसरे के लिए कोई दिशा देकर गया है। तो ये लाइनें थी। अब कुछ बात करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पहले बताया कि पहली बार राज्यसभा से 1969 के अंदर आए और श्रीमती इंदिरा गांधी जी उनको नॉमिनेट किया। उसके बाद राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का इन्होंने निर्माण किया, जिनके को फाउंडर थे। उसके बाद आपने नाम सुना होगा प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट हमने लिया है, रशिया से लिया है। तो प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता था 2015 से पहले, वो होते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन जो उप होते हैं उपाध्यक्ष, जिसे बोलते हैं डिप्टी चेयरमैन, वो 91 के अंदर इनको ये मिला मतलब कि कोर कमांड की, इनके आप बने उपाध्यक्ष। तो ये प्लानिंग कमीशन के भी क्या रहे हैं हमारे उपाध्यक्ष 1991 के अंदर। तो ये लाइन भी याद रखना कि ये प्लानिंग कमीशन का भी इन्होंने इनिशिएट किया। इसके बाद अब आता है कि ये 2000 तक या 1999 तक ये राज्यसभा से ही चुन के आ रहे थे।
तो एक किसी भी नेता की या किसी लीडर की ये महत्वाकांक्षा होती है, इच्छा होती है कि मुझे जो जनता चुन के भेजे। तो इनको ये गौरवान्वित जो मिला 2004 के अंदर, ये भी याद रखना कहाँ से जीत के आए थे। तो ये थी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जैनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा, जो ये बंगाल में पड़ती है। वहाँ से ये पहली बार जीत के आए, लोगों ने इनको वहाँ से जिताया और ये लोकसभा में अपना इन्होंने कदम रखा। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी? जो आपको दिखती है जैनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, जैनपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, ये आता है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये देखिए, एक आदमी ने कभी हार नहीं मानी, उसने चुनाव भी लड़ा और जनता के द्वारा जीत के भी आया। तो ये 2 बार रहे लोकसभा के, क्या रहे? MP। कहाँ से? जैनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ये जो मैं लाइन बता रहा हूँ, इनके याद रखना, एग्जाम आपके हैं अक्टूबर नवंबर के अंदर जरूर पूछेंगे, क्योंकि ये भारत के हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। तो इनके रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इसमें हमने लेक्चर ऑलरेडी करा रखा है आपको। तो ये देखिए, फिर ये जीत के गए हमारे, इन्होंने जो भारत की टॉप मोस्ट पोजीशन होती है कैबिनेट में, वो भी इन्होंने लिया एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, एज ए जो डिफेंस मिनिस्टर और एज ए फॉरेन मिनिस्टर भी इन्होंने कार्यभार संभाला। तो देखिए, एक आदमी जिसके लिए हम बोलते हैं ना टर्म वर्सेटाइल, मतलब एक आदमी बहुत काम करने के लिए कोई है तो वो प्रणब मुखर्जी हैं। इनके बारे में तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये देखिए, फिर 2012 में 25 जुलाई 2012 को इनको भारत के प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए नॉमिनेट करती है कांग्रेस पार्टी, और इनके अगेंस्ट जो खड़े होते हैं वो होते हैं PS सांगमा, और उनको इन्होंने डिफीट किया और 70% वोट के साथ ये भारत के 13 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। तो ये देखिए, एक आदमी की जीवन की सीढ़ियाँ, ये एक चीज़ें सीखने को मिलती है आपको कि लाइफ में कुछ करिए तो उसमें इमो देखिए कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, पहले करने की कोशिश तो कीजिए। और आज का जो युवा है, या मैं हूँ या आप हो, हम कोशिश करने से पहले ही देखते हैं कि रिजल्ट कि जो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। जब कोशिश ही नहीं किया तो रिजल्ट की क्या उम्मीद करते हो? तो वही कहते हैं ना कि नदी में छलांग वही लगाए जिसे तैरना आता हो, नहीं तो आप डूब जाओगे। तो ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी है कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी में आए हो तो लास्ट तक टिको, जरूर रिजल्ट मिलेगा, बीच में इसको कभी मत छोड़ो। ये मोटिवेशन है आपके इनके द्वारा। अब देखते हैं आगे। दूसरी बात, ये भी एक जब आपने न्यूज़ को रिकवर कर रहे हो कंप्यूटर फील्ड में, तो आपको पता है कि लास्ट ईयर, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, इन्होंने RSS के कॉन्क्लेव को भी संबोधित किया था। तो ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं फॉर्मर जिन्होंने जो कि RSS के उसमें गए थे, किसके अंदर? मतलब सम्मेलन के अंदर। तो वहाँ इन्होंने कहा था कि मुझे मतभेद हो सकता है आपके और आपके दोस्तों के विचारों से, लेकिन बोलने का अधिकार सबको दिया गया है, चाहे आप मेरी बात के साथ एग्री करें या ना करें, लेकिन ये अधिकार भारत के हर एक नागरिक को दिया गया है बोलने का। तो ये लाइनें काफ़ी प्रचलित हुई थी मीडिया हाउस के अंदर कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ने देश को एक दिया कि विरोधी कोई भी हो आपका, यदि वो आपको सम्मानित बुला रहा है तो वहाँ जाने का आपको हक होता है और वहाँ जाना भी चाहिए आपको। क्यों? आपका विरोधी भी आपको सम्मान दे रहा है, इसका मतलब कि वो सम्मान आपको नहीं, आपकी क्वालिटी को, जो कीर्तियाँ हैं आपकी, उसको दे रहा है वो। देखिए, ये तो हो गई उनके जीवन के बारे में। और आप देखते हैं क्या हमारा जो 3-4 चीज़ मैंने बताई, कुछ आपको यहाँ पर किताबों के नाम, बुक्स जो इन्होंने लिखे वो आपको शो हो रहे होंगे मेरे लेफ्ट हैंड या मेरे राइट हैंड साइड के अंदर, जहाँ भी आपको दिखता हो। तो जो बुकें हैं उनकी इंपॉर्टेंट, मैं उनके नाम लिखता हूँ। और जो 2 बुक है जो हमने रीड किया है लास्ट नाइट एक समरी फॉर्मेट में, उनको मैं कहूँगा आपका भी कि मस्ट रीड दिस बुक इज। देखिए, पहली बुक क्या है? बियॉन्ड सर्वाइवल। तो ये लिखी गई है भारत की इकोनॉमी के ऊपर कि भारत की इकोनॉमी 1991 में जब पूरे विश्व के अंदर मंदी आई थी, तो उस टाइम भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे रिवाइव किया गया था। तो वो बुक यदि आप पढ़ना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट कि इस टाइम भी पूरे विश्व की इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, तो रीज़न क्या है, इसके लिए आप पढ़ सकते हो यदि आप इंटरेस्टेड इन इकोनॉमी के अंदर है। दूसरी बुक है चैलेंज बिफोर नेशन कि देश के सामने क्या क्या समस्याएं हैं। तो इसकी जो 5 लाइनें हैं वो सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ये बुक
यदि आप देखना चाहते हो कि देश ने आज़ादी के बाद भी कैसे स्ट्रगल किया, तो ये बुक भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। लेकिन जो मेन बुक है जो मैंने पढ़ी और आपको मैं पढ़ने बोलता हूँ वो है थॉट एंड रिफ्लेक्शन। ये बुक याद रखना, थॉट एंड रिफ्लेक्शन। जो मैं शुरू में 3 बुक्स बोले हैं, ये काफ़ी है आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन थॉट एंड रिफ्लेक्शन यू मस्ट बी रीड। ये बुक आपकी लाइफ के अंदर यदि इस बुक को डीपली आपने पढ़ा और इसको आपने अपने अंदर उतारने की कोशिश किया, जिसे बोलते हैं पॉइंट टू एब्जॉर्ब वाटर इन योर ब्रेन, तो आपको ये बुक रियली ये चेंज योर लाइफ। मैंने इस बुक के भी 30-40 पेज पढ़े हैं, लेकिन मैं इसको कंप्लीट पढ़ूंगा क्योंकि बुक रियली में एक है जो एक स्टूडेंट को या जिसे भी लाइफ में एक कोई प्रॉब्लम है, हाउ टू बी फेस, मस्ट टू रीड। तो ये बुक है। चौथी बुक है ए सेंचुरी हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसमें ये है कि कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे कैसे घटना घटी। तो यदि आप एंटी कांग्रेस हैं तो आप भी पढ़ें एक बार, क्यों दुश्मन की बात को नहीं पढ़ना चाहता। तो ये बुक है, कुछ बुकें हैं जो आपको शो हो रही हैं, उनके मैं आपको शो होंगी। अब देखते हैं एक आदमी जो एक क्लर्क, मैं क्लर्क बाबा क्लर्क क्यों बोलता हूँ कि लोग कहते हैं कि क्लर्क के अंदर दिमाग नहीं होता। कौन कहता क्लर्क के अंदर दिमाग नहीं होता? यदि दिमाग नहीं होता तो एक क्लर्क भारत का फर्स्ट नागरिक कैसे बन जाता? ये आप भूल जाइए कि एक क्लर्क के अंदर दिमाग नहीं होता। दिमाग उसके अंदर भी होता है, लेकिन उसके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं होती अपनी समस्याओं के साथ। देखिए, अब एक आदमी ने ख्याति किया तो सिर्फ इसने देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर भी इसने अपनी नॉलेज, अपना जो इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इसने देश को भी गौरवान्वित किया और खुद भी गौरवान्वित किया। देखिए, जो इनको अवार्ड दिया गया, तो अब पता है सबसे ज़्यादा इन्होंने सर्व किया एज ए भारत के वित्त मंत्री के रूप में। तो इनको 3 बड़े जो अवार्ड दिए गए, तो देखिए इनका नाम क्या है, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट, जो आपको शो होंगे। आपके बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड 1984 के अंदर इनको मिला। सेकंड मिला फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर एशिया अवार्ड 2010 इनको मिला। फिर इनको मिला फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2010 दोबारा से इनको मिला। फिर इनको कई देशों ने अपना सबसे सम्मान भी दिया, जिसमें से 3 नाम है आपका बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर 2013। फिर इनको मिला ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रीन्स 3rd अवार्ड। ये मिलता है आपका जो है ना साइप्रस कंट्री है, उन्होंने दिया इनको एज ए प्रेसिडेंट होते हुए 2017 के अंदर। फिर इनको मिलता है ग्रैंड ग्रोस ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द वेरी कॉस्ट अवार्ड 2016। ये भी इनको एज राष्ट्रपति होते हुए मिला। तो देखिए, एक गरीब फैमिली, लोअर मिडिल क्लास से एक निकला हुआ बच्चा भारत का फर्स्ट नागरिक बनता है, ना कि देश में ही पूरे विश्व में अपनी ख्याति प्रकट करता है और पूरे विश्व को गौरवान्वित करवाता है कि देखो, आप कहीं भी जन्म लो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप में क्वालिटी क्या है वो मैटर करती है चीज़ों को पहचानने में। कोई आपसे यदि मदद मांग रहा है तो मदद वो आपसे नहीं मांग रहा, जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है उसकी मदद मांग रहा है वो। तो ये चीज़ें थी बताने के लिए आपके बारे में, जो मैंने की पॉइंट बताया। हाँ, फिर देखिए, भारत ने भी इनको सम्मान दिया, खाली विश्व में नहीं, हमने भी इनको सम्मान दिया। इनको हमने भारत के नागरिक है, कोई भी अवार्ड जो होता है भारत का, वो भारत के नागरिक द्वारा ही दिया जाता है, चाहे अब पद्म भूषण हो, चाहे भारत रत्न हो, चाहे अब पद्म विभूषण हो। तो इनको दो अवार्ड दिया गया, पद्म विभूषण 2008 और भारत रत्न 2019। 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, उनमें से एक हमारे प्रणब मुखर्जी थे, जिनको 2019 में भारत रत्न दिया गया। जो 2 और थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब बन जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो नानाजी देशमुख एंड भूपेन हजारिका थे, जिनको एक सोशल में दिया गया और दूसरे को देश के एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने में दिया गया था। ये थी क्लास, आप जरूर देखना, जो मैं की पॉइंट बताएं वो यहाँ पे आपको हाईलाइट होंगे। और आप इस वीडियो के माध्यम से देखना कि जिसकी मैंने RIP लिखी है, रेस्ट इन पीस, क्या मैंने उनसे कुछ सीखा? यदि सीखा तो जरूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर एंड दिस contribution of Pranab Mukherjee in our nation to encourage people of nation to do something without fearing of difficulty which will come before you.